Now this is polyp and adenomyosis. पहले देखते हैं polyp. One of the most common causes of abnormal uterine bleeding in premenopausal and postmenopausal women. तो औरत चाहे प्रीमेनोपॉजल हो या पोस्टमेनोपॉजल हो, एबनॉर्मल यूटराइन ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कॉज है पॉलिप, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज। लोकलाइज्ड हाइपरप्लास्टिक ओवरग्रोथ होती है, हाइपरप्लास्टिक लोकलाइज्ड ओवरग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की ओवरग्रोथ, हाँ जी, और स्ट्रोमा की, हाँ जी, अराउंड अ वेस्कुलर कोर, यस, विच फॉर्म्स अ सेसाइल और पेडंकुलेटेड प्रोजेक्शन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एंडोमेट्रियम। अ पॉलिप हैज ब्लड वेसल रनिंग इन इट्स सेंटर, जिसको फीडर ब्लड वेसल बोलते हैं। ग्रोसली पॉलिप अपीयर्स नैरो, बीफी रेड इन कलर, generally pedunculated with thin base, narrow base, soft and friable to touch. A dilated gland can be visualized sometimes, endometrial gland, smooth surface. जबकि फाइब्रॉइड वाइट होता है कलर में, इरेगुलर कंटूर होता है और वर्ल्ड अपीयरेंस होती है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ओट्स हैं, और यही ओट्स जो है ना वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ओ फॉर ओबेसिटी, ए फॉर इंक्रीजिंग एज, टी फॉर टैमोक्सिफेन यूज, हायर चांसेस ऑफ अ पॉलिप बिकमिंग मैलिग्नेंट इफ टैमोक्सिफेन इज बीइंग यूज्ड, मैलिग्नेंट हो सकता है पॉलिप। एंड एस फॉर सिंड्रोम्स लाइक लिंच सिंड्रोम एंड काउडेन सिंड्रोम, दीज आर ऑल्सो रिस्क फैक्टर्स फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगी पॉलिप की? एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग विच इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन। प्रीमेनोपॉजल फीमेल में क्या हो सकता है? इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है और इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। पोस्टमेनोपॉजल वुमन में पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है। जनरली ब्लीडिंग इज लेस, नॉट हैवी। ब्लीडिंग में नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट्स, क्योंकि पॉलिप है, वो उसके पॉलिप से ब्लीडिंग हो रही है, तो इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिकल ट्रीटमेंट्स, वी हैव टू रूल आउट पॉलिप। मे बी अ कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, मे बी, बट डू नॉट लीड टू एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स लाइक अबॉर्शन एंड प्रेगनेंसी लॉस। अबॉर्शन और प्रेगनेंसी लॉस नहीं करवाता, इनफर्टिलिटी हो सकती है। 95% केसेस में पॉलिप बिनाइन रहता है। अगर मैलिग्नेंट है ना, तो फिर इसको हम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि एंडोमेट्रियल ग्लैंड की ही आउटग्रोथ होती है पॉलिप। डायग्नोसिस विल बी ऑफ एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव आए तो फिर ट्रांसवेजाइनल स्कैन करेंगे, विच इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन डन। पॉलिप और फाइब्रॉइड में अल्ट्रासाउंड में क्या डिफरेंस होता है टीवीएस में? कि पॉलिप इज हाइपर इकोइक विद नैरो बेस एंड फाइब्रॉइड इज अ हाइपो इकोइक मास विद ब्रॉड बेस। डॉपलर करेंगे तो पॉलिप में सेंटर में फीडर वेसल दिखेगी, फीडर वेसल साइन, अ सिंगल ब्लड वेसल रनिंग अप टू द सेंटर। फाइब्रॉइड में सरफेस ब्लड वेसल्स दिखती हैं। हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे, हिस्ट्रोस्कोपी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। फाइब्रॉइड में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अल्ट्रासाउंड रहता है, पॉलिप में हिस्ट्रोस्कोपी रहता है। एडिनोमायोसिस में एमआरआई रहता है और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जाम। हिस्ट्रोस्कोपी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस शुड बी डन फॉर पेशेंट प्लान्ड ऑन सर्जिकल एंड मेडिकल मैनेजमेंट टू रूल आउट मैलिग्नेंसी। हिस्ट्रोस्कोपी करना ज़रूरी है, कभी मैलिग्नेंसी ना हो। डायग्नोस्टिक भी है हिस्ट्रोस्कोपी और थेरेपेटिक भी है, मतलब ट्रीट भी पॉलिप को हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू ही करते हैं। पॉलिप हिस्ट्रोस्कोपी पे स्मूथ रेडिश बीफी स्ट्रक्चर दिखता है, पेडंकुलेटेड रहता है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं दिखती। फाइब्रॉइड में ब्लड वेसल्स दिखती हैं हिस्ट्रोस्कोपी पे। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो है वो है पॉलिप को रिमूव करने के बाद उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड कैसे दिखते हैं? ब्रॉड बेस दिखता है, सरफेस पे वेसल्स दिखती हैं और वाइट कलर रहता है, पेल कलर रहता है। मैनेज कैसे करेंगे पॉलिप को? हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू ही मैनेज करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी। इंडिकेटर्स क्या होते हैं हटाने के लिए? पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है तो हटाएंगे ही हमेशा, ठीक है। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिम्टम्स पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में हम हटाते हैं, पॉलिपेक्टमी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हायर चांस रहता है कार्सिनोमा होने का। लेकिन प्री मेनोपॉजल वुमन जो है, अगर उसमें एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है तो हटाएंगे, पॉलिपेक्टमी करेंगे। इनफर्टिलिटी है तो रिमूव करेंगे। मल्टीपल पॉलिप्स हैं तो रिमूव करेंगे। अगर पॉलिप का साइज़ 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो रिमूव करेंगे। अगर पॉलिप प्रोलैप्स कर रहा है तो रिमूव करेंगे। अगर रिकरेंट हो रहा है पॉलिप तो रिमूव करेंगे। AUB इनफर्टिलिटी, मल्टीपल पॉलिप, साइज मोर देन 1.5 सेंटीमीटर, प्रोलैप्स्ड एंड रिकरेंट पॉलिप। प्री मेनोपॉजल वुमन है, मान लो पॉलिपेक्टमी नहीं करी तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी करी, पेशेंट को पुट करेंगे प्रोजेस्टेरोन पे या फिर कंटिन्यूस GnRH पे। पॉलिप इज एन ओवरग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। पॉलिप जो है वो एंडोमेट्रियम की ओवरग्रोथ है। हमने प्री मेनोपॉजल वुमन में इन कंडीशंस में पॉलिपेक्टमी कर दी, लेकिन मान लो ये कंडीशंस नहीं है तो हमने पॉलिपेक्टमी नहीं की, तो क्या करेंगे? प्री मेनोपॉजल वुमन है
पॉलिप के लिए क्या करेंगे, उसको हम प्रोजेस्टेरोन देंगे या फिर कंटिन्यूस GnRH देंगे। क्यों? प्रोजेस्टेरोन तो एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से पॉलिप जो है वो ब्लीड ना करे, और कंटिन्यूस GnRH भी वही करेगा, पॉलिप को ब्लीड होने से रोकेगा और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को रिड्यूस करेगा GnRH। तो क्योंकि पॉलिप भी एंडोमेट्रियम का है आउट ग्रोथ, तो उसके भी ग्रोथ को रोकेगा प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूस GnRH। जनरली ब्लीडिंग रिकर्स आफ्टर द ट्रीटमेंट इज स्टॉप्ड। अगर मान लो हमने पॉलिपेक्टमी नहीं करी, सिर्फ ये मेडिकली प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूस GnRH दे रहे हैं, तो जैसे ही हम इनको स्टॉप करते हैं वैसे ही ब्लीडिंग फिर से होने लग जाती है। हिस्ट्रोस्कोपी क्या होती है? हिस्ट्रोस्कोपी इज अ टेलीस्कोप विच इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस वाया द सर्विक्स एंड वजाइना. It is used to visualize the endometrial cavity, the cervix, the endocervical canal, and the tubal ostia. It is diagnostic as well as therapeutic, and most common indication for hysteroscopy is infertility. Other indications are like infertility, atypical uterine bleeding अगर हो रही है तो भी चेक करेंगे हिस्टोस्कोपी से, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है तो भी, रिकरेंट अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है बार बार तो हो सकता है फाइब्रॉयड है, उसके लिए फिर हिस्टोस्कोपी करेंगे सबम्यूकोसल फाइब्रॉयड चेक करने के लिए। एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग है उसमें भी करेंगे। मटेरियल बायोप्सी इज डन एंड इफ एंडोमेट्रियल बायोप्सी कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। क्या होता है कि हिस्टोस्कोपी करी, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, ठीक है, मटेरियल थिकनेस जो है वो 4 mm से ज़्यादा है अल्ट्रासाउंड पे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी लिया, अगर वो पॉजिटिव है, एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो फिर हम डायलिटेशन और क्यूरेटाज करते हैं। डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक इंडिकेशंस, हिस्टोस्कोपी की डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक इंडिकेशंस हैं। एशरमैन सिंड्रोम, उसमें हम हिस्टोस्कोपी करते हैं फॉर डायग्नोजिंग एज वेल एज ट्रीटिंग एशरमैन सिंड्रोम, एज वेल एज इन पॉलिप्स टू रिमूव पॉलिप एंड टू डायग्नोज पॉलिप, पॉलिपेक्टमी करते हैं। यूट्राइन सेप्टम है मान लो, तो उसके लिए भी हम हिस्टोस्कोपिक रिसेक्शन करते हैं सेप्टम की। इन केस ऑफ ब्लॉक्ड ट्यूब्स इन हिस्टोस्कोपी, अगर मान लो हिस्टोस्कोपी करी, उस पर ट्यूब्स जो हैं फेलोपियन ट्यूब्स 13 ब्लॉक्ड, ठीक है, बायलैटरल कॉर्नियल ब्लॉक है, तो एक और टेस्ट क्या होता है, लेप्रोस्कोपिक क्रोमा पर्ट्यूबेशन टेस्ट। अगर वो पॉजिटिव है मतलब ब्लॉक्ड हैं ट्यूब्स, तो हम हिस्टोस्कोप इंसर्ट करते हैं और स्कोप के थ्रू हम एक थिन गाइड वायर पास करते हैं, और अगर कोई स्पैज़म है ट्यूब में तो वो रिलीव हो जाता है ये गाइड वायर पास करने पे। मिलेरियन एनोमलीज़ के लिए हम डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक वे में हिस्टोस्कोपी यूज़ करते हैं मिलेरियन एनोमलीज़ के लिए। लोस्ट कॉपर्टी, मान लो कॉपर्टी इंसर्ट करी थी वो गुम गई, तो उसके रिमूवल के लिए हिस्टोस्कोपी इज़ यूज़फुल। पोजीशन क्या होती है हिस्टोस्कोपी में पेशेंट की? लिथोटमी पोजीशन होती है, हेड न्यूट्रल पोजीशन में होता है, ना ऊपर एलिवेटेड रहता है ना लो डाउन पोजीशन में रहता है। लेवल वेजाइना का एल्बो के लेवल पे रहता है। हिस्टोस्कोपी के दौरान हम पेन रिलीफ कैसे अचीव करते हैं? पेन रिलीफ मे बी थ्रू रीजनल एनेस्थीसिया, मल्टीपल ऑपरेटिव रीजनल एनेस्थीसिया भी, लेकिन ये लेस प्रिफर्ड रहता है। मोस्टली हम IV सीडेट करते हैं पेशेंट को और पैरासर्वाइकल ब्लॉक देते हैं। IV sedation and paracervical block is preferred for pain achieving pain relief during hysteroscopy. IV sedation and paracervical block. यूट्राइन कैविटी जो है ना वो एक पोटेंशियल कैविटी है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस आर अपोज्ड टू ईच अदर। यूट्राइन कैविटी वॉल सेपरेट ऑन इंसर्शन ऑफ डिस्टेंशन मीडिया टू सी क्लियरली। हिस्टोस्कोपी में हमें अगर अच्छे से कैविटी को देखना है तो उसके लिए डिस्टेंशन मीडिया पास करना पड़ेगा। पहले जो डिस्टेंशन मीडिया यूज़ होता था वो कार्बन डाइऑक्साइड था। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट यूज्ड एक्सेप्ट फॉर डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपी। डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपी के लिए यूज़ कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन थेरेपेटिक हिस्टोस्कोपी में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि करंट पास करने पे टेम्परेचर बढ़ता है, उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू स्मोक एंड विजिबिलिटी इज हैम्पर्ड। चांसेस ऑफ एयर एम्बोलिज्म आर ऑल्सो देयर इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ए डिस्टेंशन मीडिया। हिस्टोस्कोपी पे प्रेशर जो अचीव करना होता है हमें यूट्रस के अंदर वो 75 से 80 मिलीमीटर मेंटेन करना होता है, जिसको हम बढ़ा के ले जा सकते हैं 125 से 150 मिलीमीटर मरकरी तक, लेकिन 150 से ऊपर नहीं ले जाएंगे। ये भी तभी ले जाएंगे इतना ऊपर जब नल्ली पैरस फीमेल है। फ्लूइड डिस्टेंशन मीडिया भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिस्टेंशन मीडिया, कुछ फ्लूइड डिस्टेंशन मीडियाज भी हैं। 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स कैन बी यूज्ड, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट रिच फ्लूइड। इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट फ्लूइड्स लाइक 1.5% ग्लाइसिन, 3% सोर्बिटोल एंड 5% मैनिटोल। इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया भी यूज़ कर सकते हैं जैसे रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन कैन बी यूज्ड इन डायग्नोस्टिक एंड ऑपरेटिव हिस्टोस्कोपी। बोथ ऑफ देम, इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट एंड रिच, are used for operational hysteroscopy. Carbon dioxide was used for only diagnostic hysteroscopy. Electrolyte deficient media can be used with monopolar and bipolar instruments. जो deficient media होते हैं इलेक्ट्रोलाइट deficient media वो bipolar monopolar दोनों instruments के साथ यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया को जो होते हैं ना, दे कैन ओनली बी यूज्ड फॉर बाईपोलर इंस्ट्रूमेंट्स। अगर मोनोपोलर इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमने इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया यूज़ कर लिया तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना वो स्प्रेड हो जाएंगे और उसके कारण शॉक या बर्न्स हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया यूज़ कर लो, फिर क्यों ज़रूरत है क्या इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया यूज़ करने की। तो इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया पे कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं। इट कैन लीड टू वाटर इंटॉक्सिकेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स कम है तो वाटर इंटॉक्सिकेशन हो सकती है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया आर हाइपोओस्मोलर एंड लीड टू हाइपोनेट्रीमिया। लेकिन मैनेटोल जो है ना वो आइसोओस्मोलर है, ठीक है। सिर्फ मैनेटोल के अलावा सारे जो इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया हैं दे आर हाइपोओस्मोलर एंड दे कैन लीड टू हाइपोनेट्रीमिया। Fluid distension media is absorbed by the patient's body. Input is the fluid which is put inside and output is the fluid which has come outside. Fluid absorbed or deficit is equal to input minus output. For example, input 3 लीटर है, आउटपुट 2.5 लीटर है नॉर्मल सा है, तो फ्लूइड डेफिसिट है कितना 500 ml एंड 500 ml इज बीइंग अब्जॉर्ब्ड बाय द पेशेंट्स बॉडी। प्रोसीजर को स्टॉप कर देना, हिस्टोस्कोपी प्रोसीजर को वी हैव टू स्टॉप व्हेन यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया विद 1 लीटर फ्लूइड डेफिसिट। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट मीडिया यूज़ कर रहे हैं एज द फ्लूइड डिस्टेंशन मीडिया हिस्टोस्कोपी के दौरान, और मान लो 1 लीटर फ्लूइड डेफिशिएंट हो गया, यानी 1 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर लिया पेशेंट ने, तो वाटर टॉक्सिकेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और तभी के तभी हम प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। ऐसे अगर इलेक्ट्रोलाइट रिच मीडिया यूज़ हो रहा है तो अगर 2.5 लीटर का फ्लूइड डेफिसिट आ गया तो हम प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे। 1 लीटर इन डेफिशिएंट एंड 2.5 लीटर इन रिच मीडिया। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं हिस्टोस्कोपी की? डिस्टेंशन मीडिया यूज़ होने के कारण यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट से भी यूट्राइन परफोरेशन हो सकती है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ फ्लूइड ओवरलोड विल बी नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक एंड विजुअल सिम्टम्स। प्रिवेंट कैसे करेंगे फ्लूइड ओवरलोड को? वी विल रिस्ट्रिक्ट ऑपरेटिंग टाइम टू 1 आवर, we will calculate the fluid deficit and we will prevent intrauterine pressure should not become more than 180 millimeters of mercury. Air embolism can happen in hysteroscopy and hyponatremia can happen due to fluid electrolyte deficient media. Delirium and confusion are symptoms of hyponatremia. In which conditions is hysteroscopy contraindicated? वायबल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है तो हिस्टोस्कोपी नहीं करेंगे। अगर करंट पेल्विक इन्फेक्शन चल रहा है कोई या हर्पीज इन्फेक्शन चल रहा है तो हिस्टोस्कोपी नहीं करेंगे। और अगर कोई कैंसर है जैसे सर्विक्स कैंसर, एंडोमेट्रियम कैंसर, तो भी हम हिस्टोस्कोपी नहीं करेंगे। हिस्टोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? टेलीस्कोप होता है जिसका स्टैंडर्ड साइज रहता है 4 मिलीमीटर 30 डिग्री टेलीस्कोप। लेकिन एक मिनी टेलीस्कोप भी होता है जिसका साइज़ होता है 1.8 मिलीमीटर्स और 0 डिग्री टेलीस्कोप होता है। तो स्टैंडर्ड इज 4 मिलीमीटर 30 डिग्री और मिनी टेलीस्कोप में 1.8 mm 0 डिग्री। और इसको मिनी टेलीस्कोप को बोलते हैं ऑफिस हिस्ट्रोस्कोप विच इज़ यूज्ड इन OPD। डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं? द टेलीस्कोप इज इंसर्टेड इनटू द स्मूथ शीथ। तो एक स्मूथ शीथ होती है जिसके अंदर हम टेलीस्कोप को इंसर्ट करते हैं एंड देन इट गोज इनटू द सर्विक्स टू विजुअलाइज द यूट्राइन कैविटी। सिंगल चैनल शीथ होता है डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी में। वी हैव अ सिंगल चैनल शीथ, एक ही चैनल होता है विद एन ऑब्चुरेटर with a sheath of 5 mm. Diagnostic sheath is put over the telescope. Retraction of the walls of the vagina. Cervix held with tenaculum. Cervix dilated with Hagart's dilator up to 5 number or with misoprost 200 micrograms 12 hours before the procedure. प्रोसीजर से 12 घंटे पहले, डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपी करने से 12 घंटे पहले हम मिसोप्रोस्ट 200 माइक्रोग्राम दे सकते हैं जिसकी वजह से सर्विक्स डायलेट हो जाएगी और हम पास कर सकेंगे डायग्नोस्टिक शीथ के साथ, सिंगल चैनल शीथ के साथ हमारा टेलीस्कोप। और डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपी में शीथ होती है ना दैट हैज़ ओनली 1 चैनल फॉर एंट्री ऑफ द फ्लूइड, नो एग्जिट चैनल इज देयर, ठीक है। एग्जिट चैनल नहीं होता, सिर्फ एंट्री के लिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी यूज्ड, नॉर्मल सैलाइन कैन बी यूज्ड इन डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपी। लेकिन ऑपरेटिव हिस्टोस्कोपी के लिए शीथ जो होती है ना उसमें 4 चैनल्स होते हैं, एक नहीं होता, 4 चैनल्स होते हैं। एक जो चैनल 3 और 4 होता है वो एंट्री और एग्जिट के लिए होता है फ्लूइड के, जो हमारे पास होता है वो एंट्री के लिए, जो दूर होता है वो एग्जिट के लिए। दीज आर चैनल 3, 4 फॉर फ्लूइड एंट्री एंड एग्जिट। Channel 1 is for the telescope and channel 2 is for the instruments like scissors, grasper, biopsy forceps, depending on the procedure we are doing. The near one is the fluid entry and the away one is the fluid exit. 4 channels होते हैं। Instruments inserted through the channel number 2, जो instruments enter करते हैं, these are various cutting and grasp instruments. These instruments are very flexible. जैसे ये हिस्टोस्कोपी सीजर्स हैं, क्या यूज़ होते हैं सीजर्स के? एडिसोलाइसिस इन एशरमैन सिंड्रोम, एशरमैन सिंड्रोम में एडिशंस बनते हैं, उसका लाइसिस के लिए यूज़ करते हैं। रिमूव लोस्ट IUCD, मान लो हिस्टोस्कोपी, ऑपरेटिव हिस्टोस्कोपी के क्या क्या यूजेस हैं?
एडिशनलाइसिस इन एशरमैन सिंड्रोम, रिमूव लोस्ट आईयूसीडी, टेक बायोप्सी, क्रोमा पर्ट्यूबेशन, हिस्ट्रोस्कोपिक कैन्युलेशन, फेलोस्कोपी, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि करंट पास करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। चैनल्स तो हैं लेकिन हम करंट पास नहीं कर सकते, कोटराइज नहीं कर सकते, ठीक है। डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी में लेप्रोस्कोपी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। डायग्नोज करना है तो फिर लेप्रोस्कोपी की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी में, जैसे कि एशरमैन सिंड्रोम में एडिसोलाइसिस करने के लिए लेप्रोस्कोपी इज साइमल्टेनियसली डन विद हिस्ट्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी के साथ लेप्रोस्कोपी भी करनी पड़ती है, और इन दोनों को कंबाइंड बोलते हैं पेल्विस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी प्लस लेप्रोस्कोपी इज पेल्विस्कोपी विच इज़ यूज्ड इन ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी। इलेक्ट्रोसर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए हमें रिसेक्टोस्कोप यूज़ करते हैं। यह है असेंबल्ड रिसेक्टोस्कोप और यह है डिसअसेंबल्ड रिसेक्टोस्कोप विद इट्स पार्ट्स, ठीक है। तो पार्ट्स में टेलीस्कोप रहता है, इनर शीथ एंड आउटर शीथ रहती है विद सिरामिक टिप फॉर इंसुलेशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर देयर। So parts of resectoscope are a working element, a outer sheath and an inner sheath with ceramic tip which acts as the insulator. There is telescope and there are electrodes. Surgeries which are performed with resectoscope are submucous myomectomy, ठीक है। myomectomy जो करते हैं किसके मतलब सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड के केस में। पॉलीपेक्टमी करनी है उसमें भी, मेट्रोप्लास्टी मान लो एंडोमेट्रियम के लिए करनी है उसके लिए भी, सेप्टम यूट्राइन सेप्टम उसके रिसेक्शन के लिए भी रिसेक्टोस्कोप यूज़ करते हैं। और रिसेक्टोस्कोप ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम, मान लो एंडोमेट्रियम का सर्वाइकल रूट के थ्रू रिसेक्शन करना है, ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम, जैसे टेक्रे ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियम, उसके लिए भी रिसेक्टोस्कोप यूज़ करते हैं। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट पॉलिप। एडिनोमायोसिस क्या होता है? एडिनोमायोसिस इज कंडीशन जब एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्ट्रोमा जो है ना वो मायोमेट्रियम के अंदर ग्रो कर जाए। सो कंडीशन वेयर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स एंड स्ट्रोमा आर प्रेजेंट इन द मायोमेट्रियम मोर देन 1 हाई पावर फील्ड या फिर 2.5 सेंटीमीटर बिलो द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम के 2.5 सेंटीमीटर अंदर तक अगर एंडोमेट्रियम ग्रो कर रहा है या फिर 1 हाई पावर फील्ड तक ग्रो कर रहा है, जिसके कारण मायोमेट्रियम की हाइपरट्रोफी हो जाती है, सिमेट्रिकल एनलार्जमेंट हो जाती है यूट्रस की। एंड इट कैन बी सीन इन मल्टीपैरस वुमन इन 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज आफ्टर मेनोपॉज, मल्टीपैरिटी के बाद। एंड इट कैन एग्जिस्ट विद फाइब्रॉइड्स। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट क्या रहती है? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विद डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया इज इम्पोर्टेंट हियर। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहती है, मोस्ट कॉमन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, देन डिस्मेनोरिया, क्रोनिक पेल्विक पेन इज देयर। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन पे यूट्रस इज मोबाइल एंड सिमेट्रिकली एनलार्ज्ड। मोबाइल रहती है यूट्रस, ठीक है, मोबाइल यूट्रस रहती है और सिमेट्रिकली एनलार्ज रहती है, ग्लोबुलर यूट्रस रहती है। लेकिन जो साइज़ रहता है ना, एनलार्ज तो है लेकिन 12 वीक्स ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस जितना साइज़ है उससे ज़्यादा नहीं होगा कभी भी। यूट्रस जो होगी सॉफ्ट बोगी होगी, टेंडरनेस प्रेजेंट रहेगी जिसको बोलते हैं हल्बान साइन। टेंडरनेस इन एडिनोमायोसिस इज कॉल्ड एज हल्बान साइन, हल्बान साइन। कोई एडेनेक्सल मास या टेंडरनेस नहीं होगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होंगे? क्लिनिकल डिफरेंसेस फ्रॉम फाइब्रॉइड एंड एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस फिक्स्ड रहती है और एडेनेक्सल मास रहता है। एडिनोमायोसिस में कोई एडेनेक्सल मास नहीं रहता, यूट्रस इज मोबाइल। फाइब्रॉइड से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इरेगुलर एनलार्जमेंट होती है फाइब्रॉइड में, एडिनोमायोसिस में सिमेट्रिकली एनलार्ज रहता है, सॉफ्ट होती है यूट्रस एडिनोमायोसिस में, लेकिन फाइब्रॉइड में फर्म रहती है। फाइब्रॉइड में नॉन टेंडर रहती है, एडिनोमायोसिस में देयर इज टेंडरनेस, हल्बान साइन, ठीक है। तो मायोमेट्रियम ग्रोज इन द एंडोमेट्रियम ग्रोज इन द मायोमेट्रियम, हेमरेज इन द एंडोमेट्रियल ग्लैंड प्रेजेंट इन द मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो कि मायोमेट्रियम में प्रेजेंट है उसके अंदर हेमरेज हो सकती है जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। ग्लोबुलर यूट्रस, सिमेट्रिकल एनलार्ज्ड यूट्रस। इन्वेस्टिगेशन जो होगा, पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग के साथ, हम यूपीटी सजेस्ट करेंगे। अगर नेगेटिव आया तो ट्रांसवाजाइनल स्कैन करेंगे जैसे पॉलिप में किया। नॉर्मल एंडोमेट्रियम कैसा दिखता है टीवीएस पे? नॉर्मली एंडोमेट्रियम हाइपरिकोइक होता है, ऐसे ही मायोमेट्रियम भी हाइपरिकोइक होता है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक जंक्शन रहता है, स्पेस रहता है जो कि हाइपोइकोइक होता है, जिसको बोलते हैं सब एंडोमेट्रियल हाइपोइकोइक एरिया। सब एंडोमेट्रियल हाइपोइकोइक एरिया रिप्रेजेंट्स द जंक्शनल जोन। एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम अपीयर एज हाइपरिकोइक। मॉर्फोलॉजिकल यूट्राइन सोनोग्राफी असेसमेंट करते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ एडिनोमायोसिस, मूसा टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये क्राइटेरिया है डायग्नोसिस के लिए एडिनोमायोसिस के, मूसा, दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल यूट्राइन सोनोग्राफी असेसमेंट। तो अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहे हैं यूट्रस की फॉर एडिनोमायोसिस। मॉर्फोलॉजी देखते हैं इसमें,
तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं, इसमें से अगर 2 से ज़्यादा पॉजिटिव हुए तो मतलब एडिनोमायोसिस है। अगर एसिमेट्रिकल मायोमेट्रियल थिकनिंग हो रही है, मायोमेट्रियम के अंदर सिस्ट दिख रहे हैं, मायोमेट्रियम के अंदर ग्लैंड्स दिख रही हैं, आइलैंड्स दिख रहे हैं एंडोमेट्रियम के, फैन शेप्ड शैडोइंग दिख रही है, ठीक है, इकोजेनिक सब एंडोमेट्रियल लाइंस या बर्ड्स दिख रही हैं, इकोजेनिक सब एंडोमेट्रियल लाइंस या फिर बर्ड्स, वेस्कुलरिटी बढ़ रही है लीजन में, ये किसको नहीं है, लीजन है, तो लीजन के अंदर वेस्कुलरिटी बढ़ रही है, इर्रेगुलर जंक्शन जोन है या फिर एब्सेंट जंक्शन जोन है, तो इसका मतलब है कि एडिनोमायोसिस है। और जो फैन शेप्ड शैडोइंग होती है ना, इसको बोलते हैं वेनेशियन ब्लाइंड अपीयरेंस, वेनेशियन ब्लाइंड अपीयरेंस इन एडिनोमायोसिस, ठीक है। वेनेशियन ब्लाइंड अपीयरेंस, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स दिखते हैं, फैन लाइक शेडो। मैनेज कैसे करेंगे एडिनोमायोसिस को? अगर प्रेगनेंसी डिजायर्ड नहीं है पेशेंट में तो टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करते हैं, TAH, ठीक है। एडिनोमायोसिस की मैनेजमेंट है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी विच इज़ प्रेफर्ड। लेकिन इसकी अल्टरनेटिव क्या है? यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड HIFU या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड MRG फर्स्ट। इफ़ प्रेगनेंसी इज़ डिजायर्ड, अगर प्रेगनेंसी डिजायर्ड है तो फिर हम सर्जरी नहीं करेंगे, TAH नहीं करेंगे, ना ही ये UAE या फिर HIFU और MRG फर्स्ट करेंगे, फिर हम देंगे मेडिकल मैनेजमेंट अगर प्रेगनेंसी डिजायर्ड है तो। लीवोनॉर्जेस्ट्रल IUCD देंगे। अल्टरनेटिव इसका रहेगा ओरल डाइनोजेस्ट, कंटिन्यूसली GnRH एनालॉग्स दे सकते हैं, कंटिन्यूस या फिर GnRH एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, यानी इलागोलिक्स और लेट्रोजोल दे सकते हैं। फाइब्रोइड, पॉलिप और एडिनोमायोसिस में डिफरेंसेस देखेंगे। फाइब्रोइड इज बिनाइन ट्यूमर, पॉलिप इज म्यूकोसल ग्रोथ एंड एडिनोमायोसिस इज एंडोमेट्रियम इनसाइड द मायोमेट्रियम। प्रेजेंटिंग सिम्टम फाइब्रोइड में रहता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में रहती है मोर देन 30 ईयर्स। पॉलिप जो होता है वो रिप्रोडक्टिव एज में होता है, पेरीमेनोपॉजल में भी हो सकता है और पोस्ट मेनोपॉजल में भी हो सकता है। एडिनोमायोसिस पोस्ट मेनोपॉजल ही देखा जा सकता है 45 ईयर्स की। तो ये रिप्रोडक्टिव पेरीमेनोपॉजल, पोस्ट मेनोपॉजल, ये पोस्ट मेनोपॉजल। मेनोरेगिया देखने को मिलता है फाइब्रोइड में, और इर्रेगुलर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है पॉलिप में। मेनोरेगिया और डिस्मेनोरिया देखने को मिलता है एडिनोमायोसिस में। साइज ऑफ द यूट्रस विल बी, साइज फाइब्रोइड में अनलार्ज होता है और 20 हफ्ते वाली प्रेग्नेंट यूट्रस जितना साइज भी हो सकता है, इरेगुलरली अनलार्ज होता है। पॉलिप में यूट्रस का साइज चेंज नहीं होता, नॉर्मल रहता है। एडिनोमायोसिस में साइज बढ़ता है लेकिन 12 हफ्ते वाली प्रेग्नेंट यूट्रस से बड़ा नहीं होता। यूट्रस सिमेट्रिकली अनलार्ज करती है, ग्लोबुलर होती है। एग्जामिनेशन में यूट्रस जो है वो नॉन टेंडर रहती है फाइब्रोइड में और पॉलिप में, लेकिन एडिनोमायोसिस में पेनफुल टेंडर यूट्रस मिलती है जिसको हल्बान साइन बोलते हैं। यूट्रस इट इज़ वेरी बिग इन साइज इन फाइब्रोइड व्हेन इट अंडरगोज डीजनरेशन। तो पेन इसमें हो सकता है अगर डीजनरेशन हो रहा है या टोर्जन हो रहा है, या फिर प्रेगनेंसी में अगर रेड डीजनरेशन हो रहा है तो पेन हो सकता है फाइब्रोइड में, लेकिन पॉलिप में कोई टेंडरनेस नहीं होती। फिर फीचर्स, अल्ट्रासाउंड पे फाइब्रोइड में हाइपो इकोइक देखने को मिलता है, ठीक है। पॉलिप में हाइपर इकोइक नैरो बेस डोपलर फीडर वेसल साइन देखने को मिलता है डोपलर पे पॉलिप में, और हाइपर इकोइक ऑन अल्ट्रासाउंड नैरो बेस हाइपर इकोइक। एडिनोमायोसिस में मायोमेट्रियल सिस्ट देखने को मिलेंगे, आइलैंड्स देखने को मिलेंगे और वेनेशियन ब्लाइंड अपीयरेंस जो कि फैन शैडोइंग देखने को मिलती है। फाइब्रोइड में हाइपोइकोइक वेल सर्कमस्क्राइब्ड ड्यू टू शूडो कैप्सूल ब्रॉड बेस इंट्राम्यूरल इनसाइड मायोमेट्रियम एंड इट्स इकोजेनिसिटी रिजेंबल्स दैट ऑफ द यूट्रस। डॉपलर पे पेरिफेरल ब्लड वेसल्स दिखती हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फाइब्रोइड का अल्ट्रासाउंड रहता है, पॉलिप का हिस्ट्रोस्कोपी और एडिनोमायोसिस का MRI, और गोल्ड स्टैंडर्ड रहता है HPE आफ्टर हिस्टेरेक्टमी। मैनेजमेंट फाइब्रोइड की तो हमने देख ली थी। पॉलिप की रहती है हिस्ट्रोस्कोपिक पॉलिपेक्टमी और एडिनोमायोसिस की रहती है टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट पॉलिप्स एंड एडिनोमायोसिस।